हेलो फ्रेंड्स और वेलकम माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो दोस्तों देखिए, गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो SSC का सभी एग्जाम, CGL, CHSL, MTS, CHSL, GD, CPU, सिलेक्शन पोस्ट, SSC, JE, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है विद डिटेल। तो देर ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? तो देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो इसके देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्राचीन समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ पर हिंदू और बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे, और इससे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, यानी कि इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख शिलालेख प्रशस्ति रूप के में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखिए इसकी। इलाहाबाद प्रशस्ति, इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो कि इलाहाबाद में है, तथा यह संस्कृत में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, और जिसकी रचना किसने की थी? तो हरिशेर ने इसकी रचना की थी। और गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में अगर जानना है तो आपको ये इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख को पूरा पढ़िए। गुप्त काल के बारे में पूरा लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके स्रोत और अभिलेख भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 ईस्वी से 350 ईस्वी में शासन करता है, जो कि गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, और गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी, और उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से भी विवाह किया था। और इस विवाह की स्मृति में क्या किया उसने? कुमार देवी, चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के क्या बनाए? सोने के सिक्के चलवाए, जिसके पिछली ओर माँ दुर्गा का भी चित्र उसने अंकित करवाया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, बकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो वो किससे था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, आइए वो भी देखते हैं। बकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में बिंद शक्ति ने की थी। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि बकाटक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंद शक्ति ने की थी। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध यानी कि प्रतापी शासक राजा कौन था? तो प्रवरसेन प्रथम था। और इसने अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? तो सम्राट की उपाधि धारण की थी। और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितने यज्ञ करवाए थे? तो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। आप अश्वमेध यज्ञ तो समझते होंगे। राजा पहले क्या करता था? अपने घोड़ों को छोड़ता था, और वो जिस जमीन से पैर निकलते हुए चले जाते थे जिस तरफ, तो सारी जमीन जो होती थी वो राजा की हो जाती थी। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उस राजा से फिर मतलब युद्ध करके जीत जाता तो फिर उसका जो था तो है ही, और नहीं हार गया तो वो फिर उसे कब्जा कर लेते थे। तो इस तरीके से ये अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, यानी कि उसने 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, यानी 4 बार यह प्रक्रिया की थी। और देखिए, बकाटक राजा जो रुद्रसेन द्वितीय का जो विवाह हुआ था वो गुप्त वंश के शासक जो समुद्रगुप्त था, यानी कि गुप्त वंश का शासक कौन था? जो समुद्रगुप्त था, उसकी पौत्री और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, यानी कि समुद्रगुप्त की पौत्री यानी कि नातिन थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री
प्रभावती थी उसका विवाह करवाया था। किससे करवाया था? तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और खालिदा की बेटी थी। तो किसकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। जो प्रभावती थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और गुप्त कुबेर नागा यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में किसने की थी? तो बिंद शक्ति ने की थी। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो राजा प्रवरसेन प्रथम था, जो अपने शासनकाल में किसकी उपाधि धारण करता है? तो सम्राट की उपाधि धारण करता है। और ये 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो कौन सा? तो ताम्रलिप्ति था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। फैक्ट देखिए इसके। ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जो कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित था। किस में स्थित था? तो पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित था। जैसे तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्ति के नाम से प्रसिद्ध था। पहले से किस नाम से जानते थे? तामलुक के नाम से जानते थे। और गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि ये सभी जो थे वो दक्षिणी पूर्वी देशों तथा सिंगल के लिए व्यापारिक जहाज यहाँ से आते थे। यानी व्यापार करते थे, वहाँ के जहाज कहाँ कहाँ से आते थे? तो जावा से, सुमात्रा यानी कि पूर्वी देशों तथा सिंगल से व्यापारिक जहाज यहाँ से आते थे। जहाँ यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, वो जिसमें कि फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि ने रहकर अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था, तो क्या था? तो एक प्रांत था। तो इसको याद रखेंगे, भुक्ति शब्द का अर्थ क्या था? तो एक प्रांत था। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को संदर्भित करता है, तो किसको संदर्भित करता था? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो वो किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 से 350 ईस्वी में शासन करता है, ये भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक था, जिससे गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो एक घटोत्कच का पुत्र था, जिसने एक गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था। और उसने महाराजा धिराज की भी उपाधि धारण की थी और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से भी विवाह किया था। और उसने क्या किया? एक सोने के सिक्के चलाए जिसपे कुमार देवी और अपना चित्र अंकित करवाया और पिछले तरफ माँ दुर्गा की चित्र भी अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने शासन किया? तो वो गुप्त वंश ने शासन किया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। शुंग वंश के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने का श्रेय किस वंश को जाता है? तो गुप्त वंश को जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि शुंग वंश के पतन के बाद सनातन संस्कृति की एकता को फिर से एकजुट करने का श्रेय किस वंश को जाता है? तो वो गुप्त वंश को जाता है। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न बन जाता है। और गुप्त वंश की जो वास्तविक स्थापना है वो 319 ईस्वी के लगभग हुई थी, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। और 550 ईस्वी तक यह वंश शासन करता रहा। कब तक चला था? तो 550 ईस्वी तक चला था। पुराणों के अनुसार गुप्तों का जो उदय है वो प्रयाग और साकेत के बीच कौशाम्बी में हुआ था। ये पुराणों से इसके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो वो समुद्रगुप्त था। कौन था? तो समुद्रगुप्त था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त वंश के चौथे राजा थे। कौन से नंबर के राजा थे? तो चौथे नंबर के राजा थे। और उनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो
पुत्री थी और समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा थे। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ये भी प्रश्न बन जाता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो वो इतिहासकार कौन थे, तो विसेंट स्मिथ थे। इन्होंने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराज अधिराज की पदवी धारण की थी, तो वो चंद्रगुप्त ही था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट देखिए इसका। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की वह चंद्रगुप्त प्रथम, वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया और इसके पृष्ठ भाग पर दुर्गा की आकृति उत्कीर्ण करवाई, अंकित करवाई। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से भी विवाह किया। किसने, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, और राजा रानी प्रकार विवाह तथा लिच्छवी प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी भी किए थे। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त शासकों ने खाली जगह का नाम जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हलकर था। तो वो क्या था, हलिबकर था। यानी कि जो भी कृषक यानी किसान अपने पास हल रखते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स का क्या नाम था, तो हलिबकर नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए कुछ जो क्षेत्र किसको बोलते थे, तो कृषि करने योग्य भूमि यानी कि जो खेती करने योग्य भूमि होती थी उसको क्षेत्र बोलते थे। और वास्तु किसे कहते थे, जिसमें वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। और सारा किसे बोलते थे, जो पशुओं के चारा जिस भूमि में यानी जिस खेती में पशुओं के लिए चारा उगाया जाता था उसको सारा बोलते थे। और खिल किसे कहते थे, तो ऐसी भूमि जो जोतने के योग्य नहीं होती थी यानी कि ऊसर और बंजर भूमि को खिल कहा जाता था चंद्रगुप्त के समय में। और अपहृत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी यानी कि जंगल में झाड़ी पेड़ पौधे यानी जंगल टाइप की भूमि को क्या बोलते थे, अपहृत बोलते थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चीनी यात्री सुंगयुन भारत कब आया, तो 518 ईस्वी के आसपास आया था। फैक्ट देखते हैं इसका। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां प्राप्त की। और फायान हैंसंग तथा सिंह भी चीनी यात्री ही थे जिन्होंने भारत की यात्रा। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी 375-415 ईस्वी के दरबार में आया। जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के यानी कि दरबार में आया था। तो हैंसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था, यानी 629-630 ईडी में आया था यानी कि ईस्वी में। और भारत आने वाले ये चीनी यात्री थे जिसमें से ये हैंसंग हर्षवर्धन वाला जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए। 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री तो कौन थे, सुंगयुन थे। यानी कि 6वीं ईस्वी में पूछा जाए तो आपको सुंगयुन करना है क्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ये कंटिन्यूस सीरीज चलाता रहूँगा जो अपकमिंग एग्जाम है जब तक वो हो नहीं जाते हैं। तो आप इनको देखिए और अपना रिवीजन कीजिए और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।